हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए मुर्दों का टापू लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। विजय के पास बहुत सारे टॉर्चर करने के तरीके थे। उसने वो सब दीपक पर आजमाने शुरू कर दिए। अंकित और हिमांशी उन मुर्दों को रोकने में लगे हुए थे। डॉक्टर, हम लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुर्दे बढ़ते ही जा रहे हैं, जो भी करना है जल्दी करो, अंकित ने विजय से कहा। विजय ने फिर सबसे खतरनाक टॉर्चर करने का तरीका अपनाया और दीपक को बोलना ही पड़ गया। देखो, वो डेस्क बोर्ड पर एक बड़ा सा बटन है, जल्दी से उसे दबा दो, दीपक ने कहा तो विजय ने तेजी से उस बटन को दबा दिया। तभी उनके पीछे से एक दीवार पीछे हट गई और वहां पर एक दरवाजा चमकने लगा। चलो सभी इस रास्ते से, विजय ने दीपक को उस कमरे में ले जाते हुए कहा। अंकित और हिमांशी भी विजय के पीछे पीछे उस कमरे में घुस गए और फिर सबके अंदर आने पर दीपक ने विजय से एक बटन और दबाने को कहा, जिससे वो दीवार फिर से सामान्य हो गई और वो मुर्दे बाहर ही रह गए। विजय ने अंदर देखा तो वो जगह एक लैब थी। तो ये है तुम्हारी लैब, विजय ने सब तरफ देखते हुए कहा। हाँ, यही है मेरी लैब, दीपक ने जवाब दिया। तो अब उस एंटीडोज के बारे में भी बता दो, जिससे ये सब लोग ठीक हो सके, विजय ने कहा। विजय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एंटीडोज से इन सबको ठीक कर पाओगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एंटीडोज सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम कर सकता है जो कि जिंदा हों या मुर्दा बन गए हों, बाकी सब पर इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब साफ है कि जब तक पूरी दुनिया के लोगों तक ये एंटीडोज पहुंचेगा, तब तक आधी दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी, दीपक ने कहा। तुमने सही कहा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी दुनिया को हम बचा सकें उसे तो बचा ही ले। अब चलो जल्दी से मुझे एंटीडोज और उसके फॉर्मूले के बारे में बताओ, विजय ने कहा। दीपक ने विजय को सब बता दिया और विजय ने जितने भी एंटीडोज के सैंपल वहां रखे थे वो सब के सब उठा लिए। तुम भी तो उनकी तरह बन गए थे, तो फिर तुम कैसे वापस इंसान बन गए? विजय ने कुछ सोचते हुए दीपक से पूछा। उस जानवर ने जब मेरी गर्दन पर काटा था, उसी वक्त मैंने उसको एंटीडोज लगा दिया था, जिसकी वजह से वो असर मुझ पर ज्यादा देर नहीं रहा, दीपक ने जवाब दिया। अब ये बताओ कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएं? अंकित ने पूछा। तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे, यहाँ हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे फैले हुए हैं, दीपक ने कहा। तुम्हारे एंटीडोज का इस्तेमाल करके तो हम निकल ही सकते हैं, हिमांशी ने कहा। हिमांशी की बात सुनकर दीपक मुस्कुराया। एंटीडोज सिर्फ तुम्हें उन जैसे होने से बचा सकता है, लेकिन अगर मुर्दे तुम्हें खा जाएं, तो ऐसे में एंटीडोज कुछ नहीं कर पाएगा, दीपक ने कहा। ये सही है, ये एंटीडोज हमें उन मुर्दों से नहीं बचा सकता, हमें कोई और उपाय सोचना पड़ेगा, विजय ने कहा। तभी विजय को एक आवाज सुनाई दी तो विजय ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर की आवाज है, अंकित ने उत्सुकता होते हुए कहा। हमें जल्दी से ऊपर जाने का रास्ता बताओ, अंकित ने दीपक से पूछा। उस दरवाजे की तरफ से है, दीपक ने सामने के दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस दरवाजे से निकलकर कुछ आगे जाकर हमें ऊपर जाने के लिए लिफ्ट मिल जाएगी, दीपक ने जवाब दिया। सबसे पहले दीपक और अंकित तुम दीपक को कवर करते हुए जाओगे, फिर मैं और सबसे पीछे हिमांशी रहेगी, विजय ने सबको समझाते हुए कहा। दीपक ने फिर आगे जाकर हल्का सा दरवाजा खोला और अपने चारों तरफ देखा। सब तरफ एकदम शांति थी। उसने इशारा किया तो बाकी सब भी उस लैब से निकलकर उसके पीछे पीछे आ गए। लिफ्ट सामने ही दिखाई दे रही थी। सब बिना कोई आवाज किए उस लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग लिफ्ट की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि तभी लिफ्ट की तरफ से कुछ मुर्दे सामने आ गए। सीढ़ियों से ऊपर चलो, विजय ने चिल्लाकर कहा। अंकित फिर जल्दी से दीपक को सीढ़ियों की तरफ से ढकेल कर ले जाने लगा
उन मुर्दों ने उन सबको देखकर उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। चारों तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। वो मुर्दे बहुत करीब आ गए थे। हिमांशी ने अपनी गन से उनमें से कुछ मुर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तभी ऊपर से कुछ और भी मुर्दे आ गए। अंकित ने उन पर अपनी गन से निशाना बनाया। दीपक को बस यही मौका चाहिए था। उसने अंकित को धक्का दिया और अंकित विजय के ऊपर जा गिरा। अंकित जल्दी से विजय के ऊपर से उठ गया और विजय को सहारा देकर उठाया। डॉक्टर तुम ठीक तो हो? अंकित ने विजय को हाथ देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, विजय ने कहा। ये मुर्दे तो बहुत सारे हैं, हिमांशी ने परेशान होकर कहा। हमें ऊपर की तरफ ही बढ़ना होगा, विजय ने कहा और सब भागकर ऊपर सीढ़ियों से बढ़ने लगे। दीपक ने छत पर पहुंचते ही दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। तभी उसे वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे गया और उसने हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। उस हेलीकॉप्टर में कर्नल खुद थे। सर, शायद उस बिल्डिंग की छत पर कोई है, पायलट ने कहा। शायद विजय वही होगा, हेलीकॉप्टर को वहीं ले चलो, कर्नल ने कहा। अंकित, विजय और हिमांशी जब ऊपर पहुंचे तो छत का दरवाजा बंद था। ये तो बंद है, विजय ने परेशान होकर कहा। नीचे से मुर्दे सीढ़ियों से उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। डॉक्टर, इन मुर्दों को मैं देखता हूँ, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। ये कहकर अंकित अपनी गन लेकर नीचे आ गया और विजय और हिमांशी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। दीपक लगातार उस हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। दीपक ने पीछे पलटकर देखा तो कुछ मुर्दे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दीपक उन्हें देखकर वापस छत के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उन मुर्दों ने दीपक को पकड़ लिया और उसकी बस चिल्लाने की आवाज ही सुनाई पड़ी। वो हेलीकॉप्टर जब तक उस छत पर उतरा तब तक दीपक का काम तमाम हो चुका था। एक जवान ने हेलीकॉप्टर से उतरकर उन मुर्दों को निशाना बनाकर ढेर कर दिया। कर्नल हेलीकॉप्टर से उतरकर वहां पहुंचे। ये विजय नहीं है, उन्होंने दीपक की लाश को देखते हुए कहा। तभी उन्हें छत के उस दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। लगता है दरवाजे के उस तरफ कोई है, कर्नल ने कहा। विजय और हिमांशी उस दरवाजे को लगातार पीट रहे थे और अंकित लगातार उन मुर्दों को निशाना बना रहा था। दो जवान तेजी से उस छत के दरवाजे पर अपनी गन लेकर आ गए। कर्नल ने इशारा किया तो उनमें से एक जवान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। विजय और हिमांशी जल्दी से उस दरवाजे से बाहर आ गए। उन दोनों के पीछे ही अंकित था। वो भी अपनी गन उन मुर्दों पर फेंककर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो फिसलते हुए उन मुर्दों के बीच जा गिरा। अंकित, विजय ने चिल्लाकर कहा। विजय, अब हम उसकी मदद नहीं कर सकते, कर्नल ने कहा और एक जवान की तरफ इशारा किया तो उसने तेजी से वो दरवाजा बंद कर दिया। विजय अफसोस में वहीं पर बैठ गया। अंकित ने हमारी बहुत मदद की थी, विजय ने मासूमियत से कहा। अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, उसका फर्ज था तुम्हें बचाना, जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुआ, कर्नल ने कहा। विजय ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तुम इस आदमी को पहचानते हो? कर्नल ने दीपक की लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। विजय ने उठकर उस लाश को देखा। ये तो दीपक है, इसे क्या हुआ था? विजय ने पूछा। ये हमें इशारा करके बुला रहा था, लेकिन जब तक इसके पास पहुंचे तो तब तक उन मुर्दों ने इस पर हमला करके इसे खत्म कर दिया था, कर्नल ने कहा। कर्नल साहब, ये वही दीपक है जिसने ये सब किया था, विजय ने कहा। कितनी अजीब बात है ना, जिन मुर्दों को इसने बनाया था उन्हीं ने इसे खत्म कर दिया, हिमांशी ने कहा। उस एंटीडोज का क्या हुआ? कर्नल ने पूछा। मेरे पास वो एंटीडोज भी हैं और उसका फॉर्मूला भी है, विजय ने कहा। तभी वो दरवाजा तोड़कर मुर्दे वहां आ गए। चलो सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ो, कर्नल ने कहा। सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए और हेलीकॉप्टर फिर जल्दी से ऊपर उड़ने लगा, लेकिन कुछ मुर्दे उस हेलीकॉप्टर से लटक गए। मुझे इन मुर्दों से नफरत होने लगी है, कर्नल ने कहा और गन लेकर उन मुर्दों पर बरसाने लगे। वो सारे मुर्दे जो हेलीकॉप्टर से लटके हुए थे सब नीचे जा गिरे और फिर हेलीकॉप्टर तेजी से जहाज की तरफ बढ़ चला। वो हेलीकॉप्टर उस पानी के जहाज पर उतर गया।
हमें एक लैब की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम और एंटीडोज तैयार कर सकें, क्योंकि जो मुर्दे बन चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी लोग हैं उन्हें जरूर बचा सकते हैं। विजय ने कहा, मेरी नज़र में ऐसी एक जगह है जहां पर एंटीडोज तैयार हो सकता है। कर्नल ने कहा, फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। विजय ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे और हिमांशी के वहां जाने का इंतजाम करता हूँ। कर्नल ने कहा, एक बात और कर्नल साहब, मेरे कुछ साथियां अभी भी शहर में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी निकलवाने का इंतजाम कर दें। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता होगा कि अब कोई भी बचा होगा। कर्नल ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग जरूर बच गए होंगे। विजय ने कहा, ठीक है, तो मैं उन लोगों को तलाशने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां भेजता हूँ। कर्नल ने कहा, ठीक है, विजय ने कहा और फिर हिमांशी के साथ उस लैब के लिए निकल गया। उधर निशा और मयंक उस कमरे में पहुंचे। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम अपनी गन तैयार रखना, मयंक ने कहा। ठीक है, निशा ने अपनी गन तानते हुए कहा। मयंक ने दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ नहीं था। दोनों फिर अंदर चले गए। यहाँ तो बहुत सारे हथियार हैं, निशा ने कहा। अब काम बन जाएगा, मयंक ने कहा। निशा उस कमरे में और अंदर जाकर सामान देखने लगी कि तभी अचानक एक मुर्दा निशा पर झपट पड़ा और निशा तेजी से चिल्लाई। ना चाहते हुए भी मयंक को उस मुर्दे पर गोली चलानी पड़ी। गोली लगते ही वो मुर्दा दूर जा पड़ा। उस गोली की गूंज पूरी जगह फैल गई। तुम ठीक तो हो ना? मयंक ने पूछा। शायद निशा ने अपनी गर्दन दबाते हुए कहा। मयंक ने देखा तो उस मुर्दे ने निशा के पैर पर काट लिया था। मयंक, तुम जाओ यहाँ से, गोली की आवाज सुनकर वो मुर्दे जरूर यहाँ आएंगे, निशा ने कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मयंक ने कहा। जिद मत करो मयंक, निशा ने कहा। तभी मयंक को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। बाहर से वो मुर्दे तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। मयंक ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो मुर्दे बाहर ही हैं, मेरी मदद करो, मयंक ने निशा से कहा। दोनों ने कोशिश करके उस दरवाजे पर और सामान लगाकर उसे अच्छे से बंद कर दिया। तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो, निशा ने कहा। हम दोनों साथ में यहाँ पर आए थे और साथ में ही यहाँ से जाएंगे, चाहे जिंदा जाएं या मुर्दा, मयंक ने कहा और फिर निशा के पास बैठ गया। बाहर वो मुर्दे लगातार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी उस दरवाजे से टकराई और सामने से वरुण बाहर झांका। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरुण चिल्लाया। मयंक तेजी से निशा को लेकर गाड़ी में बैठ गया। वरुण ने गाड़ी पीछे ली और फिर तेजी से एक तरफ मोड़कर सड़क पर ले आया। वो मुर्दे लगातार उनकी गाड़ी के पीछे लगे थे। थैंक यू वरुण, अगर तुम नहीं आते तो अब तक हमारा काम तमाम हो गया होता, मयंक ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की है। खैर वक्त आ गया है कि इन मुर्दों को मजा चखाया जाए, वरुण ने कहा। मयंक ने अपनी गन निकाल ली और उन पर फायर करना शुरू कर दिया। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ गया। आगे एक खुला मैदान था। वो हेलीकॉप्टर वहां जाकर उतर गया। वरुण ने भी उसके पास अपनी गाड़ी रोक दी। उस हेलीकॉप्टर से एक जवान और एक अफसर निकला। वो लोग भी गाड़ी से बाहर आ गए। आप में से मयंक कौन है? उस अधिकारी ने पूछा। मैं हूँ, मयंक ने सामने आते हुए कहा। हमें आप सभी को यहाँ से निकालने का ऑर्डर मिला है, उस अधिकारी ने कहा। चलिए, मयंक ने कहा। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जहाज पर पहुंच गए। वो लोग हेलीकॉप्टर से उतरे तो सामने ही कर्नल खड़ा था। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, कर्नल ने कहा। मुझे भी आपको सही देखकर वैसे ही खुशी महसूस हो रही है, मयंक ने मुस्कुराकर कहा। निशा पीछे से हेलीकॉप्टर से उतर रही थी कि तभी निशा लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। कर्नल और मयंक दौड़कर वहां पहुंच गए। कर्नल ने निशा के कपड़ों पर खून लगा देखा तो चेक किया। इसे मुर्दे ने काटा है, कर्नल ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं निशा को नहीं छोड़ सकता, मयंक ने कहा।
तुम्हें जानकर खुशी होगी कि विजय ने इस बीमारी का एंटीडोज ढूंढ लिया है। ये कहकर कर्नल ने एक इंजेक्शन मंगवा लिया और निशा को लगा दिया। फिलहाल निशा को आराम करने के लिए अंदर भेज दो, कर्नल ने एक जवान से कहा और फिर कुछ जवान निशा को अंदर ले गए। विजय ने उस लैब में एंटीडोज को तैयार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों में उस एंटीडोज को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। उस मुर्दे टापू पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। निशा उस एंटीडोज से सही हो गई थी। धीरे धीरे वो शहर भी फिर से आबाद होने लगा था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।